भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए। इनके बारे में मैंने वीडियो का पार्ट 1 बनाया है। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम भारत में आने वाले अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जानेंगे। अंग्रेज़ भारत में आने वाली तीसरी यूरोपियन कंपनी थी। अंग्रेज़ों के बाद डेन आई और सबसे बाद में आई फ्रांसीसी। तो सबसे पहले जानते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। सर फ्रांसिस ड्रेक, जो विश्व भ्रमण के लिए प्रसिद्ध था, उसके द्वारा एक पुर्तगाली जहाज़ को लूटा गया जिसमें भारत आने के समुद्री मार्ग का नक्शा था और यहीं से अंग्रेज़ों को भारत आने की राह नज़र आई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथन प्रथम ने एक चार्टर पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्व के देशों के साथ 15 सालों तक व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान किया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज़ से सूरत के बंदरगाह पर उतरा। इस समय ब्रिटेन का किंग जेम्स प्रथम था। हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस अकबर के नाम से फरमान लाया था। अकबर क्वीन एलिज़ाबेथ के समकालीन था, लेकिन इस समय तक अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठ चुका था। हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगी, पर इस समय यहाँ पर पुर्तगालियों का दबदबा था, जिस वजह से हॉकिंस को कामयाबी नहीं मिली। 1611 ईस्वी में कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। 1612 ईस्वी को स्वाली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी और इस तरह सूरत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पहली फैक्ट्री थी। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया दूत था, जो 1615 से 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा और उसने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अंग्रेज़ी व्यापार को बढ़ाने की इजाज़त ले ली, जिसके बदले जहांगीर को नौसैनिक सुरक्षा और यूरोप से लाए गए आरामदायक तोहफे देने का वादा थॉमस रो ने किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज़ को चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की गई। बंगाल के सूबेदार सुजाउद्दौला द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 में अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ और प्रथम कोठी 1651 में हुगली में स्थापित की गई। 1656 ईस्वी में दूसरा फरमान मंजूर किया गया। इसी प्रकार कंपनी ने 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां से तथा 1680 में मुगल बादशाह औरंगज़ेब से व्यापारिक रियायतों के संबंध में फरमान प्राप्त किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ऑगनियर ही वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था। 1687 तक बम्बई पश्चिम तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। 1686 ईस्वी में हुगली को लूटने के बाद अंग्रेज़ और मुगल सेनाओं के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को चाइल्ड का युद्ध या एंग्लो मुगल युद्ध कहते हैं, जिसका एक कारण सर जोजाया चाइल्ड की आक्रामक पूर्ण नीति को माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े। परंतु अंग्रेज़ों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगज़ेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार के अधिकार दे दिए और 1691 ईस्वी को एक फरमान निकाला, जिसमें 3000 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले बंगाल में कंपनी को सीमा शुल्क देने से छूट दे दी गई।
1698 से 99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सूतनाती, गोवंदपुर और कालीकता की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई। इन तीनों को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चौर्नॉक ने डाली। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किए गए फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में अब कुछ सुधार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए, जो इस प्रकार हैं। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 वार्षिक देय पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। और्म महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, जिसके आगे जाकर दूरगामी परिणाम हुए। मुर्शीद कुली खां बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 में बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया। इसकी मृत्यु के बाद शासन शुजाउद्दीन ने संभाला, जो कि 1739 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। कुछ समय के लिए सरफराज गद्दी पर बैठा, परंतु अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में उसको गद्दी से हटाकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अलीवर्दी खां अंतिम सशक्त शासक था जिसने अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों पर नियंत्रण बनाए रखा। इसकी मृत्यु के बाद इसका नाती सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके विरोधी भी बन गए, जो थे उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसके चचेरे भाई शौकत जंग और मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के काल में अंग्रेज़ अत्यधिक मनमानी करने लगे थे, इसलिए उसने अंग्रेज़ों को सबक सिखाना चाहा और 1756 में कोलकाता पर आक्रमण कर उनके किले फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। उसके बाद पूर्णिया के विरुद्ध अभियान चलाया और शौकत जंग को पराजित करके मार डाला। जब अंग्रेज़ों को इस बात की खबर लगी तो मद्रास से एडमिरल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल की ओर भेजी गई। 1757 में अंग्रेज़ों ने फिर से कोलकाता पर अधिकार कर लिया और फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों से घबराकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि कर ली, लेकिन उसके बाद एक षड्यंत्र को जन्म दिया और इसके तहत प्लासी के युद्ध का जन्म हुआ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब की गद्दी पर बैठाया। 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया। मीर कासिम अंग्रेज़ों की चाल समझता था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। उसने मुक्त व्यापार का विरोध किया और एक निश्चित राशि निर्धारित करनी चाहिए, परंतु अंग्रेज़ों ने इसे अपना अपमान समझा और बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध से पूर्व अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब की गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र को 1763 में बंगाल का नवाब बनाया। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया, परंतु वे अंग्रेज़ों के सामने हार गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब पुनः बना दिया। सन 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहले बंगाल पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में अंग्रेज़ों के बाद डेन आए, पर इनका इतना प्रभाव नहीं रहा और फिर अंत में फ्रांसीसी आए। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी राजा लुई 14वें के एक मंत्री कॉलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरोन की अध्यक्षता में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसके एक साल बाद सन 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की गई। इसके एक वर्ष बाद उन्होंने अपनी दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की।
1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। 1690 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मुगलों से चंद्रनगर प्राप्त किया। 1725 में मालाबार तट और 1739 में करिकल पर फ्रांसीसियों ने अपना कब्जा जमाया। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बनकर भारत आया। उसके काल में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। डुप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा और परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुए संघर्ष को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ, जिसके दो कारण थे। पहला, कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए और दूसरा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध, जिसका प्रभाव भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों पर पड़ा। इसी दौरान डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया, जिससे सेंट थॉमस का युद्ध हुआ तथा मद्रास वापस अंग्रेज़ों को दे दिया गया। यह युद्ध यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एला शापेल की संधि के साथ समाप्त हो गया। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग वापस मिल गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1739 से 1754 तक चला। इस युद्ध का प्रमुख कारण हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सहायता से कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया तथा डुप्ले की ही कूटनीति और चतुराई से हैदराबाद पर मुजफ्फर जंग का अधिकार हो गया। परंतु इसी दौरान डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और भारत में गुडेहू को नया गवर्नर नियुक्त किया गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। यह युद्ध 1755 में पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में दोनों शक्तियां हस्तक्षेप नहीं करेंगी और साथ ही साथ अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे की विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का प्रमुख कारण यूरोप में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध था, जिसका सीधा प्रभाव भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच पड़ा। 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली तथा अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया और पौंडीचेरी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। इसके बाद 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेज़ों के बीच पेरिस की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी तथा चंद्रनगर आदि प्रदेश लौटा दिए, परंतु साथ ही साथ यह भी शर्त रखी कि फ्रांसीसी अब भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस तरह भारत में फ्रांसीसियों का साम्राज्य विस्तार का सपना अधूरा रह गया और अंग्रेज़ भारत में अब अकेली यूरोपियन ताकत थे, जिसने आगे चलकर कई वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, जो हम आगे जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।